सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके, बेस्ड ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन। ऑप्शन ए दिया है ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। ऑप्शन बी है ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज इन अपोजिट डायरेक्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, act on either body at normal to each other. So हमें पता है कि if we have two masses m1 and m2 that collide each other, then m1 will exert a force on m2 and m2 will also exert a force on m1. So one force can be called as action and the other one can be called as reaction. So they are opposite and they act on different bodies. इसलिए ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। Then we have next question. A goalkeeper in a game of football pulls his hands backwards after holding the ball shot at the goal. This enables the goalkeeper to exert larger force on the ball, reduce the force exerted by the balls on the hand, increase the rate of change of momentum, decrease the rate of change of momentum. So obviously गोलकीपर बॉल को पकड़ते वक्त अपने हाथ को पीछे इसलिए ले जाता है ताकि बॉल का फोर्स उसके हाथ पर कम लगे। Okay, so hence in this way option B becomes your correct option. Then we have next question. The inertia of an object tends to cause the object, option A had to increase its speed, option B had decrease its speed, option C had to resist any change in its state of motion, option D है decelerate due to friction. So obviously हमें पता है कि inertia क्या होता है। inertia होता है tendency to maintain the state. जो भी state है ऑब्जेक्ट का वो मेंटेन करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करोगे तो इनर्शिया उसे अपोज करेगा। तो इस तरह से ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। Then we have next question. A passenger in a moving train tosses a coin which falls behind him. It means that motion of the train is, so मान लेते हैं कि एक ट्रेन है। ओके, इस पर एक पर्सन है जो कॉइन को कर रहा है टॉस। जिस वक्त पर्सन ने कॉइन को टॉस किया है उस वक्त मान लीजिए ट्रेन की स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड। जैसे कॉइन हवा में जाता है उस दौरान ट्रेन की स्पीड बढ़ जाती है टू 3 मीटर पर सेकेंड। सो ऑब्वियसली अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ जाएगी तो कॉइन क्या होगा, वो पर्सन के पीछे घिरेगा, बिकॉज ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ा ली है, ट्रेन आगे चला गया है, तो कॉइन पीछे छूट जाएगा। तो इसका मतलब ये कॉइन पर्सन के पीछे तभी घिरेगा जब ट्रेन अपनी स्पीड बढ़ाएगा, यानी कि ट्रेन क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। सो एक्सेलरेशन
और एक्सेलरेटेड, ऑप्शन ए जो है एक्सेलरेटेड इज द करेक्ट ऑप्शन. Then we have next question. An object of mass 2 kg is sliding with constant velocity 4 meter per second on a frictionless horizontal table. The force required to keep the object moving with same velocity is. So अगर आपको पता हो तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कांस्टेंट. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? ज़ीरो. सो यहाँ पर ये हो गया m इंटू ज़ीरो. तो फोर्स की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो हो गई यहाँ पर. सो ऑप्शन बी हो जाता है करेक्ट ऑप्शन. ओके, देन ये आपके सिलेबस का नहीं है. Then we have next question. A water tanker filled up to two-thirds of its height is moving with uniform speed. On a sudden application of brakes, the water in the tank would. So मान लेते हैं कि एक व्हीकल है जिसके ऊपर एक वाटर टैंक प्लेस्ड है up to two-thirds of its height. ओके, सो ऑब्वियस है कि अगर यहाँ पर ये बस अगर आगे जा रही है, ओके, तो ये एज पर इनर्शिया वाटर टैंक की भी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी. अब आगे अगर अचानक से बस रुक जाती है तो होगा ये कि बस की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो टैंक को मिल चुकी है, लेकिन बस अचानक से रुक गया तो एज पर इनर्शिया ये टैंक क्या करेगा? अपनी वेलोसिटी को मेंटेन करने की कोशिश करेगा और ये टैंक आगे जाने की कोशिश करेगा. जैसे इस टैंक आगे जाएगा तो ये वाटर का जो लेवल है ये क्या हो जाएगा? ये राइज हो जाएगा. ओके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो वाटर इन द टैंक वुड मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इट वुड राइज अपवर्ड. तो अल्टीमेटली वाटर जो होगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में राइज करेगा. ओके, then we have next question. If the mass of a body is doubled and its velocity is half, then what will happen to its linear momentum? सो आपको पता है मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. So as per the question, mass is getting doubled. So let us say the new mass is 2m and velocity becomes half. So new velocity is v by 2. अब नया मोमेंटम क्या होगा? 2 से 2 कट जाएगा. तो नया मोमेंटम क्या रहने वाला है? mv ही रहने वाला है जो पहले था. तो इस तरह से मोमेंटम डज नॉट चेंज, इट रिमेन्स सेम. Then when a number of forces acting simultaneously on a body bring about a change in its state of rest or of motion in a straight line, then these forces acting on the body are said to be.
अगर बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पर लग रहे हैं जिससे बॉडी का स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, उन फोर्सेस से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो फोर्सेस क्या कहलाए जाएंगे? सो ऑब्वियसली वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहलाए जाएंगे, बिकॉज न्यूटन के फर्स्ट लॉ के हिसाब से इट इज अ अनबैलेंस्ड फोर्स दैट ब्रिंग्स इन अ चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन। फिर ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहला स्टेटमेंट है मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट तो नहीं है। ओके। फिर सेकंड है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज द लॉ ऑफ इनर्शिया, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है बिकॉज ये फैक्ट है। फिर तीसरा अनबैलेंस फोर्सेस प्रोड्यूस कांस्टेंट वेलोसिटी। अब देखिए गड़बड़ यहाँ है, अनबैलेंस्ड फोर्स को डिनोट करते हैं हम एफ से, एंड एफ इज इक्वल टू एम ए। सो अनबैलेंस्ड फोर्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, राइट? सो अनबैलेंस्ड फोर्सेस ऑलवेज प्रोड्यूस acceleration. So if unbalanced forces produce acceleration, then definitely the velocity will no longer be constant. The velocity will increase. So if you have an acceleration, the velocity cannot be constant, it has to be increased. So this is your right statement, and this is actually the incorrect statement जो हमें पूछा गया है, which of the following statement is incorrect? So your this statement is incorrect because unbalanced forces never produce constant velocity, it produce acceleration. Then we have question 17. Inertia is the property of a body by virtue of which it cannot change by itself. What it cannot change? Option A, state of rest. Yes, it cannot change the state of rest. Option B, state of motion. Yes, also it cannot change the state of motion. Option C, direction. It is also correct. Inertia property does not allow the object to change its direction. So all of these is the correct option. Okay, inertia is the property by virtue of which it cannot change its state of rest, state of motion, its direction of motion. So all the options are. Then we go for some other kind of objective question. Momentum of an object is product of mass and velocity, right? According to second law of motion, the rate of change of moment is directly proportional to force applied. Okay.
Then according to law of conservation of momentum, the total momentum of an isolated system is always, it is always constant. Okay, it is always constant. Recoiling of gun is an example of, so obviously it is an example of third law of motion. According to third law of motion, to every action there is an equal and opposite reaction. The forces are said to be balanced if net force is जीरो. जब तक नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तब तक फोर्स बैलेंस नहीं हो पाएंगे. When a carpet is beaten with a stake, dust particle comes out. This phenomena is an example of, this phenomena is an example of first law of motion, because first law of motion is based on inertia. तो कारपेट को जब आप स्टिक से मारते हो तो जो डस्ट पार्टिकल होते हैं कारपेट के, ड्यू टू इनर्शिया वो कारपेट से ही चिपके रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे कारपेट पीछे की तरफ हट जाता है डस्ट पार्टिकल उससे सेपरेट हो जाता है. देन वी हैव मैच द फॉलोइंग. एक्शन एंड रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे? तो ऑब्वियसली एक्शन एंड रिएक्शन विल बी द न्यूटन्स थर्ड लॉ. देन क्रिकेट प्लेयर lowers his hand while catching the ball. Then obviously it is based on Newton's second law. अब ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है. Then you have resultant of force is zero. तो obviously forces कैसे है? बैलेंस फोर्स. तो देखिए ये ओवरऑल मेन हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, राइट. एंड हमने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस गो थ्रू किए हैं. ओके. Sir, can you explain again the textbook question 8? यस. ये वाला क्वेश्चन. Yes, sir. So we have an automobile having a mass of 1500 kg. What must be the force between the vehicle and the road if it has to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? तो मास दे रखा है हमें 15,000 kg. हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, नेगेटिव. तो ये देखिए ए को हमने साइन यहाँ पे नेगेटिव दे दी, मास दे दिया 1500 kg लिख दिया. हमें पूछा जा रहा है फोर्स क्या होगा.
फोर्स होता है बाय फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पर हमने वैल्यू डाल दी मास और एक्सेलरेशन की. So we got the force as minus 2550 न्यूटन. So ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा. राइट.